चलिए अब स्टार्ट करते हैं, एक बार फर्टिलाइजर्स के बारे में समझते हैं। अब फर्टिलाइजर्स के साथ वर्ड ही ऐसा जुड़ा हुआ है कि या फिर हम लोग बचपन से ही अपनी 4th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते आते हैं कि फर्टिलाइजर्स आर केमिकल बेस्ड न्यूट्रिएंट्स, है ना। या केमिकल ऐसा नहीं है कि देखो सिर्फ कोई भी हार्मफुल केमिकल्स आपकी क्रॉप्स में डाल दिए, बट वो केमिकल्स जो कि आपके सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी। लेकिन बात फिर वही आती है कि किसी भी चीज की अगर अति कर दोगे या एक्सेस कर दोगे तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान है। और क्योंकि ये अपने आप नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं बना है, आपने कहीं ना कहीं पे इसको प्रिपेयर करा है, कुछ ना कुछ उसमें इस तरीके के केमिकल्स होंगे जो कि अगर लंबे समय के लिए यूज करे जाए या फिर अगर लार्जर यूज किया जाए जिसका, तो वो आपकी क्रॉप्स को कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक वर्ड यूज करा गया है कमर्शियली प्रोड्यूस प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो आप मार्केट में प्रोड्यूस कर रहे हो टू गेट हाई ईट। आप मानोगे जो अभी हम लोगों ने हाई कॉस्ट, लो कॉस्ट और नो कॉस्ट की प्रोडक्शन देखी है। सो बेसिकली जब हमारे पास कोई भी ऐसी जमीन होती है जिसमें हाई कॉस्ट प्रोडक्शन चाहिए, वहां पर हम सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं। ठीक है ना। तो हाई कॉस्ट प्रोडक्शन में, हाई कॉस्ट प्रोडक्शन में हायर यील्ड देने के लिए आपके फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं। ठीक है। सो दूसरा क्या है, प्रोवाइड क्या करते हैं, ये वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं आपके क्रॉप्स को जो कि उसको मैक्रो लेवल पर चाहिए, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और पोटेशियम हो गया। ठीक है। ऑल्सो दे प्रोवाइड गुड वेजिटेटिव ग्रोथ। वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब है कि आपकी लीव्स हैं अगर, या अगर मैं लीव्स की बात करती हूँ, मैं ब्रांचेस की अगर बात करती हूँ, तो यहाँ पर इनको जो अच्छी ग्रोथ मिलती है वो किससे मिलती है, फर्टिलाइजर्स के थ्रू। ठीक है। चलिए अब यूज हमें पता चल गया है, बनते कैसे हैं इसका भी हमें आइडिया लग गया है, प्रोवाइड क्या करते हैं वो भी हमें पता है। अब बात आती है कि फर्टिलाइजर्स को यूज करते समय वी नीड टू कीप सम पॉइंट्स इन आवर माइंड, यानी कि जब भी फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं या फिर जब फर्टिलाइजर्स को बनाया जाता है तो कुछ चीजों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि उसमें से सबसे पहले है प्रॉपर डोज एंड टाइम। जिस तरीके से दवाई देने में एक्सेस अगर आप कर दोगे, कोई भी दवाई ऐसे आप ले लोगे ज्यादा तो आपको नुकसान करेगी, इसी तरीके से अगर पौधों को, अगर प्लांट्स को या फिर आपकी क्रॉप्स को प्रॉपर डोज नहीं मिलेगी और प्रॉपर टाइम पर नहीं मिलेगी, गैप नहीं लिया जाएगा, तो वो बहुत ही हार्म पहुंचाने वाला है। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका जो टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी डोसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरी बात, टेकिंग प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशंस, यानी कि जब आपने फर्टिलाइजर दिए हैं उससे पहले भी अपनी क्रॉप को आपको ध्यान रखना है, कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, और जब आप उसको दे चुके हैं उसके बाद भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। बिल्कुल ऐसा मान लो, अगर आपको इसे रिलेट करना है कि जिस तरीके से हम किसी चीज़ की दवा लेते हैं ना, बिल्कुल वही है। क्योंकि देखो हमें प्रिकॉशंस दी जाती हैं, खाने से पहले कुछ, दवाई लेने से पहले आपको कुछ खाना नहीं है या फिर आपको इतना खाना है ना, तो कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस होती हैं। और उसके बाद हम ले लेते हैं तो कहते हैं कि अच्छा आप इतने के बाद कुछ खाइएगा। तो नाउ प्री एंड पोस्ट प्रिकॉशंस जो है ना वो यहाँ पर फर्टिलाइजर्स में भी हैं। और इससे पता है क्या आसानी होगी, इससे हमें कुछ नहीं है बट याद करने में आसानी होगी। ठीक है ना। चलो उसके बाद क्या है, समटाइम दे गेट वॉश्ड अवे ड्यू टू एक्सेस इरिगेशन। अब क्या है, आपने कुछ अपने क्रॉप्स में छोटे छोटे फर्टिलाइजर्स उसने स्प्रेड कर दिया, पूरे में स्प्रिंकल कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात आती है इरिगेशन की, पानी प्रोवाइड किया हमने, ठीक है ना, पूरी खेती को अच्छे से जो भी हमें इरिगेट करना था वो हमने किया। अब अगर आप ज़्यादा इरिगेट कर दोगे, ज़्यादा पानी पहुंचा दोगे, तो क्या होगा, वहाँ से जितना भी फर्टिलाइजर था वो भी वॉश्ड अवे हो जाएगा। और अगर वहाँ से वॉश अवे होगा, यानी कि तब तक पौधों ने या फिर क्रॉप्स ने उसको एब्जॉर्ब नहीं करा, है ना। तो जो आपने इतना पैसा लगा के हाई कॉस्ट प्रोडक्शन, अगर मैं हाई कॉस्ट प्रोडक्शन कह रही हूँ, यानी कि वहाँ पर हमने फर्टिलाइजर्स के ऊपर काफ़ी अमाउंट स्पेंड किया है, तब जाके हम, क्योंकि खेती तो छोटी नहीं है ना, कितना लंबा लैंड होता है, तो इतना फर्टिलाइजर अगर आप लेकर आए हो तो उसका क्या फ़ायदा अगर प्रॉपरली उसका यूज़ नहीं हो रहा है। तो दिस थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सेस फर्टिलाइजर लीड्स टू वाटर पोल्यूशन। ऑब्वियसली अगर आपने बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेस
फर्टिलाइजर को यूज कर लिया। अब आप ये देखो, जब आपका फर्टिलाइजर वॉश अवे हो गया था, क्यों? क्योंकि आपने इरिगेशन किया, वो वॉश अवे हो गया। वॉश अवे होने के बाद पौधों ने तो या क्रॉप्स ने तो उसको एब्जॉर्ब किया नहीं, तो कहीं ना कहीं वो गंदगी फैलाएगा, तो उसको ही वो लीड करता है वाटर पोल्यूशन पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इट कुड ऑल्सो डैमेज सॉइल फर्टिलिटी। बस यही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मुझे हायर यील्ड के लिए अगर चाहिए तो मैं कहीं ना कहीं पे सॉइल की फर्टिलिटी से पंगे नहीं ले सकती, क्योंकि एक बार तो मेरी फसल अच्छी हो जाएगी, पर दूसरी बार के लिए सॉइल अगर तैयार ही नहीं हुई, वो फर्टाइल ही नहीं, तो क्या फायदा, है ना। तो सॉइल की फर्टिलिटी से कोई भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस वजह से ऑर्गेनिक मैटर डज नॉट गेट रिप्लेनिश्ड, यानी कि फर्टिलिटी के लिए आपको क्या चाहिए कि इसका जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, वो रिटेन रहे, यानी कि वो आपकी ज़मीन पर रहे, तो वो नहीं हटना चाहिए। दूसरा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके सॉइल को नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इसके लिए लिख भी देती हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे हेल्प्स इन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये अभी आपको ऐसा बुक में लिखा नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता रही हूँ कि नाइट्रोजन में मदद करता है आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और अगर आपने फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा यूज़ करा तो ये मर जाएंगे, ये मर गए तो ये नहीं मिल पाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक बात मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जितना अभी पढ़ाया है उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है इन केस ऑफ मैन्योर, इन केस ऑफ फर्टिलाइजर्स, एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर विद द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अप टिल देन एवरीवन, डू टेक केयर एंड बाय बाय।